Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter, financial statement of companies. फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. जो बुक का नेम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब आपने एनालाइज करना है, मतलब किस तरीके से हम उसको एनालाइज करेंगे, उनको एनालाइज करना क्यों जरूरी है, उससे पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, हमने पार्टनरशिप के अंदर भी पढ़े. एक फर्म के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लेकिन वो हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े हैं वो थे एक फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी तरीके से तैयार किए जाते हैं जिस तरीके से हम फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. लेकिन कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं उनका फॉर्मेट फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट से कुछ अलग होता है. फर्म के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़े वो हमने पढ़े हॉरिजॉन्टल वे में, लेकिन कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है वो वर्टिकल फॉर्म में बनाया जाता है. तो कंपनी की बैलेंस शीट जो है उसका जो फॉर्मेट है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में. आज उसको दोबारा अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के अंदर जो पहला पार्ट हमारे पास आता है वो है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी. तो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले कंपनी का हम नेम ऊपर लिखते हैं, नेम ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी का नेम है. आफ्टर देन बैलेंस शीट एज एट, जिस भी डेट को आपको बैलेंस शीट दी हुई है. कंपनी की जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है वो वर्टिकल फॉर्म में तैयार की जाती है. ऊपर आप दिखाते हैं लायबिलिटीज एंड आफ्टर देन एसेट्स, मतलब आपको वर्टिकल फॉर्म में दिखाना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं दिखाना. तो सबसे पहले जैसे हम फर्म की बैलेंस शीट पढ़ रहे थे तो उसमें भी आती थी लायबिलिटीज एंड एसेट्स. तो इसी तरीके से कंपनीज की बैलेंस शीट में भी पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा लायबिलिटीज का. फॉर्मेट के जो पार्ट है तो पर्टिकुलर, नोट नंबर, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, फिगर एज एट एंड ऑफ प्रीवियस ईयर. कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जो फॉर्मेट में चेंज है वो क्या है? पर्टिकुलर्स में तो हम दिखाएंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी उनकी हेड एंड सब हेड है. नोट नंबर इसमें हम नोट्स टू अकाउंट्स तैयार करते हैं. कंपनी की जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है उसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते जैसे फर्म की बैलेंस शीट को लिखते थे. फर्म की बैलेंस शीट है वो दो तरीके से तैयार की जाती थी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस और ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. लेकिन कंपनी की जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है, कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आप जो इसका ऑर्डर शो करते हैं वो परमानेंसी के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, मतलब इन ऑर्डर ऑफ परमानेंट आप कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करते हैं. तो जो इनकी डिटेल आएगी उसका हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं. और कंपनी की बैलेंस शीट में आप 2 ईयर्स की फिगर्स दिखाते हैं, करंट ईयर की एंड प्रीवियस ईयर की. पहले करंट ईयर की फिगर शो की जाती है, आफ्टर देन प्रीवियस ईयर की फिगर शो की जाती हैं. सबसे पहला जो पार्ट आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो लायबिलिटी साइड है उसमें पहला पार्ट आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज. मीन्स लायबिलिटीज को हम बोलते हैं, एक्चुअली जो पहले हम लायबिलिटीज बोलते थे वो सिंपल लायबिलिटीज लिखते थे, लेकिन अभी जो हेड है वो आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज. तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है शेयर होल्डर फंड. एक्चुअल जो कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारी बुक में बना हुआ है उसके अंदर कुछ आइटम एक्स्ट्रा लिखी हुई है फॉर्मेट के अंदर, लेकिन वो आइटम हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है. इंपॉर्टेंट नोट जहाँ कंपनी की बैलेंस शीट बनी हुई है उसके नीचे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, उसके अंदर ये चीज़ मेंशन है कि ये आइटम पर्टिकुलर आइटम्स है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हमने इवेल्यूएटेड नहीं करना. तो मैंने वो आइटम ऑलरेडी लिखी ही नहीं है, मतलब मैंने वही आइटम्स लिखे हैं जो हमारे सिलेबस में है. तो आप यही आइटम्स अपने लर्न करेंगे. इसी तरीके से आपको कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करनी है. और इसमें से क्या पूछा जाता है पेपर में तो वो मैं आगे बताता हूँ. पहले हम इसका फॉर्मेट अच्छे से लर्न करते हैं. सबसे पहले दिखाया जाता है शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड के दो पार्ट हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. तो शेयर होल्डर फंड ये हमारा है मेन हेड, और शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये हमारे आते हैं सब हेड. मतलब इसके अलावा आप बैलेंस शीट के अंदर कुछ भी शो नहीं कर सकते. जैसे कि शेयर कैपिटल के दो पार्ट हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. लेकिन आप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अगर डिटेल दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट्स तैयार करना पड़ेगा. मतलब आप क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स तैयार करेंगे. वर्किंग नोट अलग चीज़ है, नोट्स टू अकाउंट्स अलग चीज़ है. तो नोट्स टू अकाउंट्स आप शो करेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अगर आपको इक्विटी और प्रेफरेंस में से एक चीज़ दिखानी है और उसकी डिटेल दिखानी है, शेयर कैपिटल के अंदर जो हमारे पार्ट्स आते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल. तो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, ये तो डिटेल लिखी हुई है.
नोट्स और अकाउंट्स बनाएंगे, शेयर कैपिटल, ऑथराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब का टोटल आएगा वो आपने यहाँ लिख देना और इसके आगे लिख देंगे नोट नंबर 1। मतलब आप शेयर कैपिटल की डिटेल यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ आपको शेयर कैपिटल ही लिखना है, उसकी डिटेल आप नोट्स और अकाउंट्स में बनाएंगे। प्रैक्टिकल सम में हम सीखेंगे कि डिटेल कैसे शो करनी है। आफ्टर देन शेयर होल्डर फंड का सेकंड पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। एनी काइंड ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है, तो वो आप यहाँ पे सब लिख देंगे। लेकिन आपने यहाँ डिटेल नहीं लिखनी, आपको सिर्फ यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है। इसकी डिटेल अगर आपको बनानी है तो नोट्स अकाउंट्स में दिखाएंगे, उसका टोटल उठा के आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ नोट नंबर 2 डाल देंगे। अगर शेयर कैपिटल की डिटेल नहीं है, आपको सिर्फ शेयर कैपिटल दी हुई तो उसका नोट्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट नोट्स अकाउंट बन जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का। तो यहाँ आपको सिर्फ हेड एंड सब हेड ही शो करने हैं। मेन आइटम्स जो इनके अंदर की जो आइटम्स हैं वो आपको नोट्स अकाउंट्स में दिखानी है। तो पहला जो पॉइंट था हमारे पास शेयर होल्डर फंड, उसके 2 पार्ट थे, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल की जो डिटेल आती है उसके अंदर आते हैं ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं, फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप। एंड रिजर्व एंड सरप्लस किसी भी तरह का कोई रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वो सब रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में चले जाते हैं। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अदर रिजर्व जैसे जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व हैं वो सब रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में चले जाएंगे। एंड सरप्लस बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअल में जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब वो एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है, उसको हम पर्टिकुलर अकाउंट के वे में तैयार नहीं करते। आगे की क्लास में हम उसको पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से तैयार किया जाता है। अगर यहाँ पे आपको लॉस हो जाता है, जैसे प्रॉफिट था तो हमने लिखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस हो जाता है तो हम इसमें से माइनस करके दिखा देंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे पास रिजर्व ही नहीं है, टोटल लॉस है, तो उसको ब्रैकेट में शो किया जाता है। आफ्टर देन नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के 2 पार्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग इन द सेंस कि आपने लंबे टाइम के लिए कहीं से लोन ले रखा है, कहीं से बोरिंग्स ले रखी है, मतलब आपने कोई उधार पैसा ले रखा है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जो डिटेल आती है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो आपने 1 साल से ज़्यादा के लिए प्रोविजन बनाए हुए हैं। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट सच एज प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में 2 पार्ट्स आते हैं हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जो फॉर्मेट बना हुआ है उसके अंदर एक पार्ट और भी है, लेकिन वो हमें नहीं दिखाना। ऐसे ही शेयर होल्डर फंड के अंदर भी एक पार्ट और बना हुआ है, वो हमें नहीं दिखाना। हमारे सिलेबस में इतना ही पार्ट है, तो हमें सिर्फ उतना ही पार्ट पढ़ना है और उसको याद करना है। और थर्ड पार्ट आते हैं करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के अंदर 3 पार्ट है। एक्चुअली लाइबिलिटी का जो पॉइंट है वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इन द सेंस कैपिटल, इक्विटी का मतलब कैपिटल, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। तो कैपिटल चलेगी शेयर होल्डर फंड में, और लाइबिलिटी हमारे पास 2 होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में 2 पार्ट्स थे, और करंट लाइबिलिटी में हमारे पास 4 पार्ट्स आते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे हम फर्म की बैलेंस शीट बनाते थे तो उसके अंदर हम क्या दिखाते थे कि आपने जो भी लाइबिलिटी है वो कोई भी नेम है वहाँ लिख देते थे। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं, क्रेडिटर्स लिखने, तो आप सीधा लिख देते थे। लेकिन अभी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आप डायरेक्ट क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग, इस तरीके की लाइबिलिटीज आप डायरेक्ट यहाँ शो नहीं कर सकते बैलेंस शीट के अंदर। अगर आपको आइटम्स दिखानी है तो आप नोट्स अकाउंट्स में दिखाएंगे। अब प्रॉब्लम यह आती है कि कौन सी आइटम किस हेड में दिखाई जाती है, वही हमें इसी चैप्टर में लर्न करना है। तो करंट लाइबिलिटी का पहला पार्ट है शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग में हमारे पास आता है लोन रिपेबल ऑन डिमांड। मतलब आपने 1 साल के लिए कोई लोन की पेमेंट करनी है, मतलब आपने 1 साल के लिए कहीं से पैसा उधार ले रखा था और उसकी पेमेंट 1 साल में करनी है। जो पेमेंट 1 साल के बाद करनी है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग, लेकिन अगर आपको कोई पेमेंट विद इन 1 ईयर करनी है तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग। लोन रिपेबल ऑन डिमांड, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट, अदर लोन एंड एडवांसेस, तो ये सब हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बन जाती हैं। एंड आफ्टर देन सेकंड पार्ट आते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 2 पार्ट्स आते हैं हमारे पास, बिल पेबल एंड क्रेडिटर्स, बिल पेबल एंड क्रेडिटर्स। अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी में हमारे पास जो पार्ट आते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब देखो डिबेंचर्स हैं, अगर ओनली डिबेंचर्स वर्ड लिखा हो तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, लेकिन डिबेंचर्स की पेमेंट अगर आपने नेक्स्ट ईयर करनी है या करंट ईयर में आपको पेमेंट करनी है तो वो हमारी अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाता है, मतलब करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। इंटरेस्ट accrued and not due, income received in advance, unpaid dividend, outstanding expenses, calls in advance,
अनक्लेम डिविडेंड एंड प्रोविडेंट फंड पेबल, ये सब आपका क्या बन जाते हैं, अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट। मतलब अगर आपको अनपेड डिविडेंड दिखाना है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो आइटम दी हुई है, तो आप यहाँ इस अदर करंट लाइबिलिटी का नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे नीचे बैलेंस शीट के बाद, इसकी डिटेल उठा के आप यहाँ लिख देंगे। बैलेंस शीट के अंदर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इस तरीके से कोई वर्ड नहीं लिख सकते, इसके अलावा बैलेंस शीट में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये जो 3 पॉइंट हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये मेन हेड माने जाते हैं, मेन हेड बोले जाते हैं, और इनकी जो आगे पॉइंट दिए हुए ये सब हेड है इनके। और इनके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं, जैसे शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, वो इनके अंदर के आइटम्स है, तो वो आपको आइटम्स वर्किंग नोट्स अकाउंट्स में दिखाने हैं, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाने। लास्ट आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी का फोर्थ पार्ट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब जो आपने प्रोविजन 1 ईयर के लिए तैयार किए हुए हैं वो आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाते हैं। तो ये आपकी डिटेल थी लाइबिलिटी साइड की। ये लाइबिलिटी साइड के हेड सब हेड है, और ये इनके अंदर की आइटम्स ऑलरेडी मैंने लिखी हुई थी, इनकी जो एक्सप्लेनेशन है। तो आपको इसी तरीके से फॉर्मेट तैयार करना है और इनकी एक्सप्लेनेशन याद करनी है। बैलेंस शीट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सेकंड पार्ट, एसेट्स। मतलब फर्स्ट पार्ट तो जो था हमारे पास वो था इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर हमने 3 पार्ट पढ़े, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। तो इसी तरीके से एसेट्स का हम पार्ट पढ़ते हैं और एसेट की डिटेल पढ़ते हैं। तो एसेट्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि बिजनेस के अंदर 2 एसेट्स होती हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बैलेंस शीट तैयार की जाती है वो परमानेंसी के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। तो सबसे पहले जो परमानेंट एसेट्स हैं वो दिखाई जाएंगी, मींस नॉन करंट एसेट्स, एंड आफ्टर देन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर हमारे पास जो पार्ट आते हैं, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट के अंदर आता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स के बारे में ऑलरेडी हमें पता है कि ऐसी एसेट जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर्स, व्हीकल, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट। और इनटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सब हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं। एंड अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 साल से ज़्यादा के लिए, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिबेंचर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। मतलब आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इक्विटी शेयर्स के अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाती है। एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स। मतलब आपने कोई एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना था, जो आपने करंट ईयर में राइट ऑफ किए हुए हैं वो तो चले जाएंगे P&L में, और जो नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ करने हैं वो चले जाते हैं हमारे पास अदर करंट एसेट्स के अंदर, जो हम करंट एसेट्स का आगे पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने 1 साल के बाद राइट ऑफ करने हैं, तो वो सब चले जाते हैं अदर नॉन करंट एसेट्स में। फॉर एग्जाम्पल 60,000 शेयर इशू एक्सपेंसेस थे, 5 ईयर में आपको उसको राइट ऑफ करना है, तो 12,000 पर ईयर आएंगे। जो 12,000 आपने इस ईयर में राइट ऑफ किए वो P&L में चले जाएंगे। जो नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ करने हैं वो अदर करंट एसेट्स में। और जो हमारे पास बचे हैं 36,000, मतलब 12 + 12 + 36, तो वो आपकी जो 36,000 है वो अदर नॉन करंट एसेट का पार्ट बन जाएगा। एंड आफ्टर देन करंट एसेट्स, करंट एसेट के अंदर हमारे पास 6 सब हेड आते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, एंड अदर करंट एसेट्स। तो करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी जो आपने इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा के लिए की हुई है। आपने प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 साल से ज़्यादा के लिए, वो हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी। लेकिन वही इन्वेस्टमेंट अगर आपने 1 साल के लिए की हुई है तो वो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। एंड आफ्टर देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये सब हमारा इन्वेंट्री में चला जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश प्लस कैश के इक्विवेलेंट जो भी आइटम्स है वो सब इस हेड में चली जाएंगी। फॉर एग्जांपल बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, कैश इन हैंड, ये सब हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। एंड आफ्टर देन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है 1 साल के लिए तो वो आपकी लायबिलिटी है, लोन एडवांस। लेकिन वही मतलब उसी टाइप का लोन अगर आपने किसी को दे रखा है 1 ईयर के लिए तो वो आपकी एसेट बन जाती है। अगर आपने 1 साल के लिए किसी को अमाउंट एडवांस में दे रखा है तो वो आपका शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेज है। एंड अदर करंट एसेट्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, इस टाइप के आइटम्स जो है वो अदर करंट एसेट्स में चले जाएंगी। तो ये हमारा एसेट्स का पार्ट था और एसेट की एक्सप्लेनेशन हमने देखी। मतलब लायबिलिटीज़ की एक्सप्लेनेशन और एसेट्स की एक्सप्लेनेशन ये हमने दोनों अच्छे से पढ़ी। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो आपको इसी तरीके से तैयार करना है।
आज की जो क्लास हम पढ़ रहे थे उसके अंदर सिर्फ हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ना था। आपको क्या करना है कि जो फेयर नोटबुक पे है आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से बनाना है, प्लस इनके अंदर जो आइटम्स हैं, जो हेड और सब हेड है, उनके अंदर के आइटम्स, उनकी डिटेल आपको बुक में से ढूंढ के, जहाँ पे भी कोई हेड जो दिया हुआ है उनकी डिटेल आपको ढूंढ के लिखनी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ डिटेल लिखी हुई थी, तो अगर आप यहाँ से भी देखना चाहें देख के लिख सकते हैं। आपको करना क्या है इस चैप्टर में, आपको ये डिटेल लर्न करनी कि शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में कौन कौन से आइटम्स आती हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सी आइटम आती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में कौन सी आइटम आती हैं। क्योंकि जो पेपर में हमारे से पूछा जाता है वो इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेड बिल पेबल पूछे जाते हैं हमारे से कि बिल पेबल का आप हेड एंड सब हेड बताएं। तो आपको हेड बताना पड़ता है। जो बिल पेबल का जो हेड है वो हमारा आता है, जो सब हेड बनता है बिल पेबल का वो बनता है ट्रेड पेबल, और जो मेन हेड बनता है वो हमारा बनता है करंट लाइबिलिटी। तो इस तरीके से आपको हेड एंड सब हेड शो करना पड़ता है। मतलब जो एग्जाम में हमारे से पूछा जाता है हेड एंड सब हेड पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग पूछ लिया, तो जो बिल्डिंग है वो हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स फिक्स एसेट का पार्ट है एंड फिक्स एसेट नॉन करंट एसेट का पार्ट है। तो बैलेंस शीट में जो हमसे पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है। तो आपको वो आइटम्स लर्न होनी चाहिए। कुछ आइटम तो ऑलरेडी आपको याद है, लेकिन हेड एंड सब हेड वाइज आपको वो चीज़ें नहीं पता, तो आपको वो इस चैप्टर से अच्छे से लर्न करनी है। तो आपका जो आज का काम है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है, प्लस उसकी जो डिटेल है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक पे लिखनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम P&L का फॉर्मेट पढ़ेंगे। जो इसके क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो हेड एंड सब हेड लिख सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 1 निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, तो वहाँ यही पूछा गया है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज की डिटेल बताएं, नॉन करंट लायबिलिटीज की डिटेल बताएं, करंट लायबिलिटीज की डिटेल बताएं। तो वो जब आप बैलेंस शीट को राइट करेंगे अपनी नोटबुक पे, तो वो आपको जो उसका फॉर्मेट है वो अच्छे से लर्न ही हो जाएगा। तो हेड एंड सब हेड भी आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट और उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखे, वो आपको हेड सब हेड अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है।